आज जनाब 1 मई 2024 और कल की क्लास के अंदर मैंने वेक्टर का एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ये वाला। और इस क्वेश्चन को जब मैं मार्किंग स्कीम में देखता हूँ तो मार्किंग स्कीम में मैंने नोट किया है कि उन्होंने जो पर्सन की एग्जर्टेड फोर्स है, उस पर्सन की एग्जर्टेड फोर्स को जिस डायरेक्शन में लिया है उस डायरेक्शन में मैंने कल की क्लास में मैंने नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जैसा मार्किंग स्कीम में हुआ है आप वैसे ही करें। मैं चाहूंगा जैसा मार्किंग स्कीम में हुआ है आप वैसे ही करें। और मार्किंग स्कीम में हमें क्या सिखा रही है तो ज़रा देखिए, मैं इसको भी थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और इरेज करके क्वेश्चन को सामने रखकर ये मैं डायरेक्शंस आपको समझाने जा रहा हूँ। ज़रा सुनिए, डायरेक्शंस बेटा ये है कि जो पर्सन फोर्स लगा रहा है वो इधर फोर्स लगा रहा है। सर ये फोर्स थी 121 न्यूटन की फोर्स। ठीक, इस 121 की न्यूटन की फोर्स को कल हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 6 सेंटीमीटर का एरो बेटा ये कल मैंने ऊपर आपको बनवा दिया था, एरो बनवा दिया था ऊपर। ठीक है, अच्छा जब एरो ऊपर बना दिया था, क्वेश्चन को सामने रख के बनाना चाह रहा हूँ, बराबर में मार्किंग स्कीम भी उसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करा रहा हूँ। हमारा आंसर सही है, सिर्फ डायरेक्शन को मैं करेक्ट कराना चाह रहा हूँ। ये बेटा मैंने हॉरिजेंटल लाइन बना ली और इस हॉरिजेंटल लाइन पर मैंने आपसे कहा कि जो 121 न्यूटन की फोर्स है उसको 6 सेंटीमीटर वर्टिकली बना दीजिए। ये 6 सेंटीमीटर आपने वर्टिकल फोर्स बना दी। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि इधर से टेंशन की एक लंबी सी लाइन बना दें और इधर से टेंशन की एक लंबी सी लाइन बना दें और इन दोनों के बिटवीन में टोटल एंगल 30 इधर था, 30 इधर था। ठीक है जनाब, 30 इधर था, 30 इधर था, टोटल एंगल 60 डिग्री था। दोनों टेंशन स्ट्रिंग के बिटवीन एंगल, दोनों स्ट्रिंग की टेंशन के बिटवीन का एंगल 60 डिग्री था, तो उसको मैंने 30 आधा कर दिया। ठीक, और कल फिर मैंने सिखाया था जितना एंगल बेटा यहाँ बन रहा होगा बिल्कुल एक्यूरेट एंगल यहाँ बनेगा। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखवा के फिर बेटा आपसे मैंने एक लाइन बनवाई थी और ये जो आपने लाइन बनवाई बनाई थी, इस लाइन को बना करके, ठीक है जनाब, ये लाइन मुझे नहीं पता कहाँ पर आएगी, मुझे नहीं पता कहाँ पर आएगी, मुझे नहीं पता कहाँ पर आएगी, पर ये जहां पर भी आएगी ऐसी जगह पर आएगी कि दोनों लाइन की जो लेंथ होगी ना, इस वाली लाइन की लेंथ और जो ऊपर वाली लाइन की लेंथ है, इट मस्ट बी इक्वल। ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल। और इन दोनों लेंथ को आप कल मेजर कर चुके हो। सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ, ये टेंशन ऊपर है, ये टेंशन ऊपर है, और ये वाली फोर्स अगर आप देखें क्वेश्चन में, ये वाली क्वेश्चन में देखें एरो नीचे की तरफ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके एरो को भी नीचे की तरफ बना दें ताकि ये बन जाए क्लोज ट्राइंगल, ताकि ये बन जाए क्लोज ट्राइंगल। क्लोज ट्राइंगल जब बनती है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कल टेंशन की वैल्यू निकाल चुके हो 70 न्यूटन, टेंशन की वैल्यू निकाल चुके हो 70 न्यूटन। ये वाला एंगल 30 होगा, ये वाला एंगल 30 होगा। मार्किंग स्कीम में भी देख लो, ये एंगल 30 नजर आ रहा है, ये एंगल 30 नजर आ रहा है। ये वाला एंगल मैंने मेजर नहीं करवाया आपको, ठीक है ना। जो टोटल एंगल था वो 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री को 30 के बिटवीन में मैंने डिवाइड करा दिया। और बल्कि इस तरह के सवाल को देखिए मेरे दिमाग में एक और एक आसान सा आइडिया आ रहा है। वो आइडिया ये है कि कभी भी दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हो, दोनों फोर्सेस इक्वल हो, ठीक है ना, जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो उन दोनों के सामने वाले अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो टोटल एंगल 60 है, तो 60 में से 30 डिग्री यहाँ पर बनेगा, 30 डिग्री यहाँ पर बनेगा। खैर कल हम इसके ऊपर आधा घंटा लगा चुके हैं, इसलिए मैं इस पर फर्दर टाइम नहीं लगा रहा। क्या हादिया आपको समझ में आया ये एरो को जो आज मैंने चेंज करा है? हादिया, चलो ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज की क्लास, आज की क्लास क्या है सर? आज की क्लास ये है, इस क्वेश्चन का ऊपर वेक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये मुझे सीधा सीधा सा सवाल नजर आ रहा है पावर का। ठीक है ना, ये बताइए पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सर पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क क्या है सर? अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो तो वर्क होता है हमेशा mgh। अगर नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वर्क होगा हमेशा mgh। ठीक है ना, mgh वर्क होगा। अच्छा, और आगे चलें। mg क्या होता है सर? mg होता है वेट, mg होता है वेट। ठीक है ना, जो वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में,
तो कह रहे हैं जनाब वो वेट है 150 न्यूटन, वेट है 150 न्यूटन। सर ये 150 न्यूटन के वेट को कितने डिस्टेंस या कितनी वर्टिकल हाइट पर आप रेस कर रहे हो? इट इज 0.25 डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में कर रहे हैं? सर 120 सेकंड में कर रहे हैं। क्या एक मरतबा कर रहे हैं? नहीं सर, ये 120 सेकंड 90 टाइम्स कर रहा है, ठीक है ना, आप 90 मरतबा कर रहा है, तो 90 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पावर आएगी 35 वॉट्स। अब इस चीज़ को बेटा मुझे चेक करना पड़ेगा कि पावर 35 आ रही है या नहीं। अगर पावर 35 आ रही है तो ये रिजल्ट कंसिस्टेंट है, मतलब 90 इंटू 150 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 120, तो रिजल्ट आ रहा है 28 वॉट्स। 28 वॉट्स आ रहे हैं। और अगर 28 वॉट्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट या जो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है उसकी पावर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाएगा 28 वॉट्स है, जबकि लिखा हुआ है कि जनाब जो पावर ऑफ पर्सन है, एक्सरसाइज मशीन शो कर रही है पावर ऑफ पर्सन 35 वॉट्स है, फिजिक्स की कैलकुलेशन कह रही है कि पावर 28 वॉट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीन पर पावर डिस्प्ले हो रही है इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है जनाब। जो मशीन पर पावर शो हो रही है इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ठीक। तो पावर बेटा दो तरह की है, एक वो पावर है जो मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, और बेटा एक वो पावर है जो मशीन डिस्प्ले कर रही है। जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कुछ रीडिंग्स मशीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है, तो मशीन डिस्प्ले कर रही है कि पर्सन की पावर 35 वॉट्स है, और फिजिक्स के फॉर्मूलाज जो भी हमने कैलकुलेशन करके दिखाई है वो बता रही है पावर ऑफ पर्सन 28 वॉट्स है, तो इट इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा सवाल है। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये तो खैर नॉर्मल नहीं है, काफी अजीब सा सवाल है यार। ये अनाबिया जो पेपर कराना चाह रही थी काफी दिनों से, अनाबिया वाकई ये पेपर जो है ना इतना सीधा सीधा है नहीं, काफी अजीब सा सवाल है, ठीक है। मतलब ये पेपर ही काफी अजीब था। चले जी स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्वेश्चन क्या सर? क्वेश्चन ये पहले जरा देख लें कि कभी घरों में इस तरह की हमें स्टेयर्स नजर आ जाती है, लैडर नजर आ जाती है। तो कह रहे हैं ये लैडर है, और ये लैडर जरा देखिएगा, ये लैडर उन्होंने फ्रंट व्यू से दिखाई है, और फिर आपको बता रहे हैं इस लैडर का काम क्या है। इस लैडर से हम छत पर जाएंगे, ठीक है ना, और उस छत में ये ना इस जगह पर स्पेस है, गैप है, ओपनिंग है, ठीक है ना, ओपनिंग टू रूफ स्पेस, ठीक है ना। ऊपर जाने के लिए ये ओपनिंग है, ऊपर जाने के लिए ये ओपनिंग है, ठीक है ना। ये फ्रंट व्यू दिखाया, फ्रंट व्यू का अब कोई काम नहीं है, अब फ्रंट व्यू का कोई काम नहीं है। अब सारा जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा सर इसके अंदर जरा पहले डायग्राम समझिएगा बेटा। कह रहे डायग्राम में बता रहा है कि जो पोर्शन ये टीचर आपको रेड कलर से दिखा रहे हैं, दिस पोर्शन इज लेडर, ठीक है ना। ये पोर्शन क्या है बेटा? लेडर, ठीक है। इस लेडर को इन्होंने एक बोर्ड के ऊपर फिक्स किया हुआ है। जरा देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है, तो मेरा पेन सपोर्ट नहीं कर रहा मुझको, ये बोर्ड है, और बोर्ड का मतलब ये वाला बोर्ड है, ठीक है ना। एक फ्रंट व्यू से दिखा रहे हैं, एक साइड व्यू से आपको दिखा रहे हैं। ये बोर्ड है, ठीक है ना। अब ये बोर्ड, इसको बोल रहे हैं बोर्ड, ठीक। इस बोर्ड, ये जो डार्क ब्लैक कलर की चीज नजर आ रही है इट इज अ बोर्ड, ठीक। और इस बोर्ड के बाद इस बोर्ड और इन दोनों की बिटवीन में भी कोई चीज है जिसको उन्होंने भी यहाँ लिखा नहीं है, जिसको भी उन्होंने यहाँ लिखा नहीं है बता दूं मैं, ठीक। अच्छा बेटा ये फ्लोर है, ठीक है जी। तो अभी उन्होंने खाली तीन चीजों को शो करके दिखाया है। एक तो जनाब लेडर क्या है, ये लेडर है, ये बोर्ड है, और लेडर और बोर्ड के बिटवीन में क्या चीज़ है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाइड किया, उसका नाम उन्होंने इसमें नहीं लिखा है, पर ड्राइंग में है। अच्छा आप कर क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि अब इसको ऊपर उन्होंने छत पे पहुंचा दिया, यानी पहले जमीन पे लगी हुई थी, जमीन से उन्होंने खींच के ऊपर ले गए, और ऊपर उन्होंने छत पे रख दिया, ओपनिंग को क्लोज कर दिया। जब उन्होंने ओपनिंग को क्लोज किया तो बीच में उन्होंने लगाई हुई है रेल्स, जिसको चीज को मैं बोला था ना ऊपर ये जो ब्लू कलर की चीज बनी हुई क्या है, तो इट इज रेल। रेल का मतलब वो ट्रैक जिसके ऊपर हम उसको मूव करा के ऊपर लेके जाएंगे, इट इज अ रेल, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये हिंज है,
हिंज हम समझते हैं कि डोर्स के अंदर हमें हिंज नजर आते हैं, ये हिंज है, ठीक है। और जब मैं इस लैडर को ऊपर सीलिंग पे ले जाऊंगा, तो सीलिंग पे ले जाने के बाद कह रहे हैं यहाँ पर इन्होंने एक ब्लॉक लगा देते हैं, ठीक है जनाब। इस ब्लॉक के लगाने से फायदा ये होता है कि ये जो लैडर होती है ये नीचे गिरती नहीं है, ये लैडर बेटा नीचे गिरती नहीं है। तो ये उन्होंने यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया है। इस ब्लॉक में जब इसको हम लाके फंसा देते हैं, इस ब्लॉक में जब हम इसको लाके फंसा देते हैं, तो ब्लॉक में लाके फंसा देने की वजह से, ब्लॉक में लाके फंसा देने की वजह से किस चीज को, बोर्ड को, आप देखिएगा ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड को इन्होंने इस ब्लॉक में लाके फंसा दिया, और अब ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक, क्वेश्चन का पहला पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ये टाने का इस टाइम के ऊपर टाइम नहीं है, बच्चों वाली डेफिनेशन है आपको आती है। जो असल सवाल है जनाब वो यहाँ पर है। अब जो असल क्वेश्चन यहाँ पर है वो है क्या, तो जरा गौर से सुनिए, गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं वेट ऑफ बोर्ड एंड रेल, ठीक है जनाब। रेल और बोर्ड हमने दोनों को मिला लिया है, ठीक है जनाब। रेल और बोर्ड हमने दोनों को मिला लिया है, और दोनों को मिलाकर जो टोटल वेट है, दिस टोटल वेट इज 50 न्यूटन, टोटल वेट इज 50 न्यूटन, ठीक है जनाब। अच्छा जी, टोटल वेट है जी 50 न्यूटन। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं वेट एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.45 मीटर, ठीक है ना। अच्छा इन्होंने खुद बना के भी दिया है, ये रहा वेट, ये वेट है भाई, और ये जो वेट है, दिस वेट इज वेट ऑफ बोर्ड एंड वेट ऑफ रेल। ये वाला पोर्शन आपको पता है, हमने ये रेल बताया है, और ये वाली चीज क्या, बोर्ड है। आप इन दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो कंबाइंड वेट है, दिस इज द कंबाइंड वेट एंड इट इज 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन का वेट है, ठीक है। ये 50 न्यूटन का वेट, और ये 50 न्यूटन का वेट हिंज से, इस हिंज को ले लीजिएगा पिवट, 0.45 मीटर पे। उसके बाद आगे चले, कह रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ लेडर इज 2.7 मीटर, और विद 0.85 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ द हिंज, ठीक है जनाब। ये उन्होंने ऊपर 0.85 शो करा है। द वेट ऑफ लेडर इज 54 न्यूटन, एंड एज्यूम लेडर इज यूनिफॉर्म। कभी भी लिखा हो यूनिफॉर्म तो इसका मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, इट इज एक्टिंग फ्रॉम इट्स सेंटर। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ये सेंटर है इस लैडर का, ठीक है ना, ये सेंटर है इस लैडर का, तो यहां से भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, ये पिवट हो गया। अब आप ये बताइए बेटा, इस पिवट के अराउंड अगर मैं देखूं, तो लैडर का वेट घुमा रहा है क्लॉकवाइज, और बोर्ड और रेल का वेट घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जनाब। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द बोर्ड एंड लैडर रिमेन इन पोजीशन शोन। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये किस तरह से रिमेन इन दिस पोजीशन है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। और ये बात याद रहे कि ये जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टेशनरी है। और बताइए ना, पूरा का पूरा सिस्टम स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी सिस्टम का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और आपको पता है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो इक्विलिब्रियम में क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। जरा चेक करते हैं, मैंने लिखा है जनाब क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। सर क्लॉकवाइज मूवमेंट है वेट ऑफ बोर्ड, और वेट ऑफ बोर्ड है कितना सर, वेट ऑफ बोर्ड है 54, ठीक है जनाब, जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वेट ऑफ बोर्ड 54, ये वेट है। इस वेट का आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है पिवट से डिस्टेंस कितना है, ये वाला कोई भी बता दे मुझे, पिवट से डिस्टेंस कितना है। और याद रहे कि पूरी लैडर की लेंथ 2.7 है। हाँ बेटा बोले बोले बोले, 0.5। अच्छा आपकी बात हो सकता है सही और हो सकता है गलत हो, और मैं इस चीज को ना यूं बोलूंगा कि सर पूरी की पूरी जो लैडर है, सर पूरी लैडर है 2.7, सर इसको पहले करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 1.35। उस 1.35 में से माइनस कराऊंगा 0.85, तो बिल्कुल सही अनाबिया ने बताया 0.5 मीटर दूर है।
तो ये हो गया जनाब मेरे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट, और क्लॉकवाइज मूवमेंट में 54 इंटू 0.5, तो ये बन गया 27। ये हो गया जी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा अब बेटा मैं निकालना चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में निकालना चाहता हूँ सर। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए फोर्स है 50 और पिवट से डिस्टेंस दिया हुआ है 0.45। 0.45 तो मैंने कहा जी 50 इंटू 0.45, तो ये हो गया जी 22.5। 22.5 क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है? तो सर क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है 27 और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है 22.5। 22.5 ठीक है ना। अच्छा जब ये 22.5 आ रहा है तो दोनों तो बराबर में नहीं आ रहे, और अगर दोनों बराबर में नहीं आ रहे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसमें बोल रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द बोर्ड एंड लेडर रिमेन इन दिस पोजीशन। किस तरह से ये पोजीशन ये इक्विलिब्रियम में या इस पोजीशन में रह सकते हैं? तो इसका आंसर है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई और फोर्स भी है जो कोई ऐसा मूवमेंट पैदा कर रही है जो क्लॉकवाइज है, और उस क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब वो क्लॉकवाइज कौन सा मूवमेंट है जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज बैलेंस हो रही है? तो इसका आंसर ये है कि याद कीजिए अभी मैंने आपसे बार बार एक बात बोली थी कि जब मैं लेडर को ऊपर पहुंचा दूंगा, लेडर पहले जमीन पे रखी थी, इसको जब मैं छत पे पहुंचा दूंगा तो छत पे पहुंचाकर इस ब्लॉक से इसको रोकूंगा। ये ब्लॉक सर आया कहाँ से? तो आप ये समझ लो, आप जरा इसको यूं समझ लो, क्योंकि डायग्राम जिस तरह की बनी हुई है ना, मेरे नहीं ख्याल के समझ में आने वाली बात है। ये मैंने एक लाइन बनाई है, इसको मैं कुछ भी नहीं नाम लिख रहा, और ये मैंने एक लाइन बनाई है, इसको भी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, कुछ भी नाम नहीं लिख रहा। अच्छा जी जरा यहाँ से गौर कीजिएगा, जो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ये है हिंज। इस हिंज के साथ ये जो लगी हुई है रेल, सॉरी, अरे यार, ये है हिंज, और इस हिंज के बाद ये जो रेल है ना बेटा, बोर्ड के साथ जो रेल है, इसको मैं एक ही दफा बना रहा हूँ। ये होगा बेटा ये कि लैडर इतनी भारी है कि ये चीज ऊपर भागने की कोशिश करेगी। इसको ऊपर भागने से रोकने के लिए इन्होंने यहां पर लाके लगा दिया है ब्लॉक। ये जो ब्लॉक लगाया ना बेटा, ये ब्लॉक क्या कर रहा है? सर ये ब्लॉक इस पूरे सिस्टम को ऊपर जाने से रोक रहा है, ऊपर जाने से रोक रहा है। अगर ये ब्लॉक ना लगाते तो ये वाला जो मूवमेंट है दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप देखिए ना क्लॉकवाइज मूवमेंट की जो वैल्यू है, सर क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यू है 27। ठीक है जनाब, क्लॉकवाइज मूवमेंट 27, ये इतना ज्यादा है कि ये इसको घुमा देगा। तो आप क्लॉकवाइज मूवमेंट को रोकने के लिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? बोर्ड लगा दिया। ये बोर्ड इसको रोकने के लिए नीचे की तरफ क्या लगाएगा? फोर्स। और जब नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगाने से एक और पैदा होगा। ठीक है जनाब, ये वाला मूवमेंट कौन सा वाला? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देयर इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बाय कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ, इसको उसने क्या बोला हुआ है? ब्लॉक बोला हुआ है, ब्लॉक। ठीक है जनाब, एंड मूवमेंट बाय कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ब्लॉक। तो याद रखिएगा ब्लॉक फोर्स प्रोड्यूसिंग अ मूवमेंट which is missing in the given data, which maintains the equilibrium of system। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखा, राइटिंग गंदी कर दी मैंने, लेकिन बात समझ में आ रही है हो क्या रहा है। सर इस क्वेश्चन में उन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो ये कि हमें डेटा उन्होंने दिया है। बेटा ये वाली बात आना भी है, मैं आपसे कहलवाना चाहूंगा, क्योंकि सवाल के अंदर जो चीज मेन मिसिंग है ना,
वो ये वाली है जो मैं भी आपसे बोल रहा हूँ। दोबारा गौर से सुनिएगा सर, उन्होंने क्वेश्चन में जो हमें डेटा दिया है, उस डेटा में सर उन्होंने हमें दो मूवमेंट में हमारी तवज्जो रखी है। एक है वेट ऑफ लैडर का मूवमेंट क्लॉकवाइज, और सर एक है वेट ऑफ बोर्ड और रेल का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। पर सर दोनों बराबर नहीं है, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। तो कोई एक और इक्विलिब्रियम है, एक और कोई एक्स्ट्रा फोर्स है जो उन्होंने मेंशन नहीं की हुई। सर वो जो ये बोर्ड उन्होंने लगाया ना, अगर ये बोर्ड ना लगाए तो ये पूरा सिस्टम यहाँ फंसेगा ही नहीं। तो इस बोर्ड से आने वाली जो फोर्स है, सॉरी ब्लॉक से आने वाली जो फोर्स है, ब्लॉक से जो आने वाली फोर्स है, इन्होंने वो क्वेश्चन में दी नहीं है। तो जो फोर्स ब्लॉक से आ रही है सर, उससे एक ऐसा मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है जो इस डेटा में मिसिंग है, और उसी फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है सर, उसी टर्निंग इफेक्ट ने पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम मेंटेन कराया हुआ है। अनाबिया बेटा बताइए, एक्सप्लेन व्हाई द बोर्ड एंड लेडर रिमेन इन दिस पोजीशन, कमेंट कीजिए। हम्म। हाँ। 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 हाँ, और आप सिर्फ ऐसे अकल से सोचे ना, मतलब फिजिक्स को साइड में रख दें। अगर मैं ये वाला ब्लॉक हटा दूं, ये वाला ब्लॉक हटा दूं, ठीक है ना, तो जैसे ही मैं ब्लॉक हटाऊंगा ना, तो क्योंकि ये वाला मूवमेंट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये, अगर ये जो सीलिंग है, अगर फॉर एग्जाम्पल वीक सीलिंग है, तो इसको तोड़ता हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं नहीं चाह रहा कि सीलिंग टूट जाए। तो सीलिंग को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या फंसा दिया है, लाके एक ब्लॉक फंसा दिया है। वो ब्लॉक रोक लेता है इसको ऊपर जाने से, और ब्लॉक जो नीचे फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से सर एक और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा हो गया। और वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस सिस्टम को बैलेंस कर रहा है, और उस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की कैलकुलेशन वो अगले सवाल में करवा रहा है। आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं, जरा देखिएगा, अ डाउनवर्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द बोर्ड अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ठीक है ना। ब्लॉक, ब्लॉक क्या है सर? ब्लॉक है ये वाला ब्लॉक, जिसको भी मैंने अलग से डायग्राम बना के दिखाया भाई, कि ये ब्लॉक है। ठीक है, और इस ब्लॉक का डाटा क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहे हैं जनाब कि डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ब्लॉक से, एंड दिस फोर्स इज 0.80 न्यूटन फ्रॉम हिंज। डिस्टेंस दे दिया, अभी मैं पढ़ा लूँ। अच्छा बेटा, 0.80 मीटर दूर है, ठीक है ना। अच्छा, अभी तो 0.80 मीटर दूर है, कह रहे उस फोर्स की मैग्नीट्यूड बताएं। तो देखिए मैं आपको मैग्नीट्यूड बताने जा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ये है कि पहली बात ये बताइए कि ये वाला जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का नाम अगर मैं एक्स रख लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा इट इज मूवमेंट बाय ब्लॉक, ब्लॉक फोर्स की मूवमेंट। और वो ब्लॉक फोर्स की मूवमेंट कितनी है सर? वो है 27 माइनस 22.5। तो 27 माइनस 22.5, इट इज 4.5, इट इज 4.5। ठीक है जी। और ये कैसे आई है, तो ये भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, 27 माइनस 22.5। और ये सर है क्या? तो सर ये डिफरेंस है, वैसे डिफरेंस है, लेकिन ये है मूवमेंट ऑफ ब्लॉक फोर्स। ठीक है ना। वो जो ब्लॉक से फोर्स आ रही है, वो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक। अच्छा, मूवमेंट सर, मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 मीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 मीटर, और नाउ 4.5 डिवाइडेड बाय 0.8, तो जनाब फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई है 5.6 न्यूटन। फोर्स की बेटा मैग्नीट्यूड आ गई है 5.6 न्यूटन। ठीक है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं सर। अब हम और आगे चलेंगे। अच्छा, वो खत्म हो गया सवाल, वही शुक्र है, सवाल खत्म हो गया। अलबत्ता ये बताओ हादिया, समझ में आया कि नहीं आया? बल्कि अहमद से पूछूंगा, अहमद को मैंने कल मूवमेंट की इतनी सारी वीडियोस भेजी हैं, अगर इसने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वीडियोस देखी हुई है, तो क्या सवाल समझ में आ गया अहमद? चलो अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि एक स्टील का ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बांध के लटका हैंग किया हुआ है। ठीक है जनाब, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के नीचे स्टील का एक ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। द मैग्नेटिक फोर्स प्रिवेंट फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट फॉलिंग। ठीक है जनाब,
तो अब आप अगर गौर करें तो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, द डाउनवर्ड फोर्स इज वेट एंड द अपवर्ड फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की फोर्स और ऑब्जेक्ट की वेट की फोर्स, ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ पेयर नहीं है। तो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सर सबसे पहली कंडीशन होती है दोनों फोर्सेस सेम नेचर की होना चाहिए। तो वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सर वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स वेट है और अपवर्ड फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, तो दे आर नॉट सेम नेचर फोर्स। दे आर नॉट सेम नेचर फोर्स। और जब ये सेम नेचर फोर्स नहीं है, इसलिए दीज आर नॉट न्यूटन थर्ड लॉ पेयर। दीज आर नॉट न्यूटन थर्ड लॉ पेयर। ठीक है जनाब। बस इस सवाल को जल्दी से आगे बढ़ाइए, इसमें कोई सी खास बात नहीं है। अलबत्ता जो नीचे वाली बातें, उसमें देखिए जहां कोई मुश्किल बात आती है वहां से फिर आराम से स्टार्ट करते हैं। नीचे रहे, कह रहे हैं कैलकुलेट यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का मुझे फॉर्मूला सुनाएंगी जल्दी से हादिया। हादिया हादिया बेटा यंग मॉडुलस का खाली फॉर्मूला बताइए। अच्छा, और आगे चले तो स्ट्रेस है सर फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है जनाब। और अब अगर देखें तो इसने सब कुछ दिया हुआ है, तो शायद मेरा प्रोग्राम नहीं हो कि मैं इसको सॉल्व करूं। अच्छा स्ट्रेन दे दिया उन्होंने, डायरेक्ट स्ट्रेन दे दिया है, स्ट्रेन दे दिया है, स्ट्रेन है ये रहा। और स्ट्रेस देने के बजाय उन्होंने, अरे भैया काफी लंबा करा दिया उन्होंने। मैं तो समझ रहा था कि सीधा सीधा से आंसर आ जाएगा। सर सीधे सीधे से आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है जनाब, उन्होंने स्ट्रेन दिया हुआ है, स्ट्रेस नहीं दिया हुआ। तो पहले तो निकालना पड़ेगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस निकालने के लिए हमें चाहिए फोर्स, और इन्होंने मुझे लग रहा है फोर्स भी नहीं दी हुई है। अच्छा जी, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, स्टिफनेस दी हुई है। ठीक है जी, तो जरा सुनिए, स्ट्रेन है मुझे नजर आ रहा है, मुझे पहले चाहिए स्ट्रेस। ठीक है जी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे हादिया की बात मान लेनी चाहिए थी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। सर स्ट्रेन हमारे पास मौजूद है, स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस के लिए चाहिए फोर्स। सर फोर्स होती है F इक्वल टू के एक्सटेंशन। ठीक है ना। अच्छा फोर्स निकालना है के। सर के होता है स्टिफनेस, स्टिफनेस है 2.8 एक्सपोनेंट 7। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, सर एक्सटेंशन में दी है अनस्ट्रेच लेंथ, यानी इट इज द ओरिजिनल लेंथ। इट इज द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ दे दी है। ओए होए, ये तो और भी अच्छा खासा घुमाया है इसने। स्ट्रेन के फार्मूले में जरा चलना बेटा। सर स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, और मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन होगी स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ यानी अनस्ट्रेच लेंथ। और अब सारे नंबर मुझे साफ नजर आ रहे हैं। स्ट्रेन, सर स्ट्रेन है 3 एक्सपोनेंट -4, इट इज स्ट्रेन इनटू अनस्ट्रेच लेंथ, इट इज 3.8। तो ये जनाब आया है एक्स, इट इज 0.00114। ये एक्स आया। इस एक्स के आंसर को, जो आंसर आ गया है, इस आंसर को यानी 0.00114 को, यानी एक्स को के से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, दैट इज 2.8 एक्सपोनेंट 7। तो ये आ गई फोर्स, एंड फोर्स इज 31920। फोर्स आ गई। फोर्स से निकालने जा रहा हूं स्ट्रेस। 4 नंबर का सवाल है भैया, सब कुछ करा लिया इसने। स्ट्रेस, स्ट्रेस है फोर्स 31920। एरिया, एरिया शुगर है दिया हुआ है 5.1 एक्सपोनेंट -4। ठीक है ना। तो जो रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट को पूरा दोबारा लिख लें यार, 31920 डिवाइडेड बाय 5.1 एक्सपोनेंट -4। तो ये स्ट्रेस आ गया। अब स्ट्रेस का ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको मैं एक्सपोनेंट में लिखना चाहूँगा,
और एक्सपोनेंट में ये बन रहा है 6.25 एक्सपोनेंट 7 पास्कल। नीचे लिखना है स्ट्रेन है 3 एक्सपोनेंट -4। और अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ 6.25 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट -4, तो ये इसका आंसर आ रहा है। और इस आंसर को भी अगर मैं एक्सपोनेंट में लिख लूँ, ईएनजी में लिख लूँ, तो ये इसका आंसर है जनाब। क्या आंसर है सर? इसका आंसर आ रहा है 2.08 यानी 2.1 ले सकते हैं, एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार बहुत लंबा हो गया है भैया, बहुत लंबा हो गया। और बहुत लंबा होने के बाद आंसर शुक्र है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आंसर दीप जी मैंने देख लिया मार्किंग इसकी में, आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। मैंने कोई लंबी कर दी है कैलकुलेशन? आपको लगता है सर यही होगी? हाँ दिया, आप मशवरा दें, ये मैंने लंबी कर दी। अच्छा, अच्छा एक मिनट रुकिए। अगर मैं अपने जो मैंने पहले फार्मूला लिखा था उससे मैं करता, तो मैं करता फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स नहीं पता थी सर, फोर्स की जगह आप लिख देते के एक्सटेंशन। रुकना, के एक्सटेंशन। सर एक्सटेंशन से एक्सटेंशन कैंसिल हो जाता, एक्सटेंशन से एक्सटेंशन कैंसिल हो जाता। के भी दिया, एल भी दिया, ए भी दिया, आराम से आ जाता। सर आपने बहुत लंबी कर दी, तो जो मुझे खुद लगा कि यार बहुत ही लंबा हो गया सवाल। ठीक है ना, जो किया है वो सही है, लेकिन आप जरा देखें, अगर मैं ये वाली चालाकी कर लेता, क्या चालाकी कर लेता कि पहले मैं लिखता फोर्स पर यूनिट एरिया, जो मेरा बेसिक फार्मूला, और एफ की जगह डाल देता के एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से एक्सटेंशन कैंसिल हो जाती, और मैं एक्सटेंशन कैलकुलेट करे बगैर एक्सटेंशन कैंसिल हो जाती, सिर्फ के एल और अपॉन ए से आंसर आ जाता, क्योंकि के भी पता है, एल भी पता है, ए भी पता है। तो हादिया बेटा, मैं अपने मेथड की खुद ही वाट लगा रहा हूँ कि मैंने बहुत लंबी कर दी, और मुझे दूसरी बात दिमाग में आई कि ये मैं कर लेता तो अच्छा होता। ठीक है ना, तो मैंने चले जनाब करेक्शन अपनी कर ली कि ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बेटा समझ में तो दोनों आ गए, हादिया समझ में दोनों आए बेटा? चले ठीक है। अच्छा बेटा और आगे चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन ये है कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, और इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में वाई एक्सिस पे टोटल वेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड स्टील ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है? तो इसको बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये स्टील, सॉरी ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैंने बनाया है ग्रीन कलर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट को लटकाया होगा वायर से, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई सर्टेन वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का वेट ये रहा, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के को लटकाने से वायर में जो एक्सटेंशन हुआ वो इतना है, और इसको मैं लिख रहा हूं इट इज वेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, ये वेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नंबर भी डाल रहा हूँ, वेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट 50 है, और उससे एक्सटेंशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी उल्टे सीधे नंबर डाल रहा हूँ, सर ये 5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर की एक्सटेंशन है। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर हमने इसके नीचे लगा दिया स्टील का ऑब्जेक्ट। ये स्टील का ऑब्जेक्ट ला के, सर ये स्टील का जो ऑब्जेक्ट है ना, इस स्टील के ऑब्जेक्ट का अपना वेट मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल टोटल दोनों को मिलाकर हो गया 80। टोटल 80 हो गया, तो इसका मतलब है खाली स्टील का जो वेट होगा ना वो 30 होगा। खाली स्टील का जो वेट होगा वो 30 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर है टोटल। टोटल 80 हो गया, और अब टोटल 80 हो गया तो टोटल 80 पर ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का नंबर फॉर एग्जाम्पल 7 आ रहा है, एक्सटेंशन का मतलब का नंबर फॉर एग्जाम्पल 7 आ रहा है। ठीक, समझाने में आसानी के लिए बेटा मैंने नंबर डाल दिए। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक्सटेंड हुआ है, ये स्ट्रिंग जिससे हमने इसको बांध के लटकाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑफ कर दिया, पहले मैंने लटकाया है, मैंने जो ग्राफ समझाया वो लटकाने पे बनाया, और जब लटकाने पे बनाया तो ग्राफ समझ लो फोर्स इंक्रीज हो रही थी, फोर्स इंक्रीज हो रही थी। अच्छा क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्विच ऑफ कर दिया। सर जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, तो स्विच ऑफ करने से क्या हुआ कि जनाब स्टील का ऑब्जेक्ट फॉल कर गया। जब स्टील का ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, तो खैर सर इतना बड़ा फॉल नहीं होगा, आपने कुछ ज्यादा ही फॉल कर दिया।
स्टील का ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो ये इस जगह पे गिराफ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का वेट तो अभी भी उसके साथ हैंग हुआ हुआ है ना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का वेट तो अभी भी उसके अंदर हैंग हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो जो ग्राफ है वो ग्राफ समझ लो सर, ये ग्राफ जो है ना, ये ए से बी पर आ जाएगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं स्विच ऑफ करूंगा और स्टील का ऑब्जेक्ट फॉल करेगा। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट कमेंट्री कर रहा है क्या कि चेंज इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द केबल, ठीक है ना, चेंज इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। तो याद रखिएगा जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होती है ना, वो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ दिस होती है, ठीक है ना, दिस पोर्शन, ठीक है ना, दिस पोर्शन इज, ये तो मैंने अभी डायग्राम बनाई, इस डायग्राम को अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा डायग्राम को मैथमेटिक्स वाले क्या बोलते हैं, जो मैंने ब्लू कलर की डायग्राम बनाई है, तो आप बोलेंगे सर ट्रेपीजियम, ठीक है। तो मैंने लिखा कि, और आप एग्जाम में भी ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज द लॉस ऑफ इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे हम लोग लिखवाते हैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। और ये जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है, इट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है जनाब। अच्छा, पहले तो जरा इतनी सी बात अभी क्लियर कीजिएगा, सवाल अभी पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहले जब तक इतनी बात समझ में नहीं आएगी आपको मैं बात समझा नहीं सकूंगा, ठीक है। पहली बात सर, वाई एक्सिस पे क्या है, सर वाई एक्सिस के ऊपर दो वेट है, पहला वेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का वेट है, सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का वेट जो है ना, उसका ग्राफ जीरो से लेकर ओरिजिन से लेकर बी तक का ग्राफ है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के वेट की वजह से लटकाए गए वायर में जो एक्सटेंशन है वो 5 नंबर पर है। फिर सर जब इन्होंने इसके ऊपर लोड हैंग किया होगा, तो लोड हैंग करने से ठीक है जनाब, ये लोड हैंग करने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे था, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे था, ठीक है ना। जब आपने लोड हैंग नहीं किया, मतलब स्टील की बॉल को हैंग नहीं किया था, जैसे ही आपने स्टील की बॉल को हैंग किया, स्टील के ऑब्जेक्ट को हैंग किया, स्टील की बॉल है तो बॉल को सर गोल बना लें, बॉल ऐसी तो कभी भी नहीं होती, मैंने अच्छा भाई बॉल को गोल बना लेते हैं। जब स्टील की बॉल को इन्होंने हैंग किया, तो स्टील की बॉल हैंग करने पर जो वायर है वो बड़ा हो गया, नीचे आ गया, और जब वो नीचे आया तो इसका नीचे आना, सर इसका नीचे आना, दिस इज एच, दिस इज एच। और ये जो एच है ना बेटा, ये जो एच है, सर ये एच वो एक्सटेंशन है, सर ये एच वो एक्सटेंशन है कि जब आपने स्टील की बॉल को इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अटैच करा, तो ये एच, जिसको मैं हाइट बोल रहा हूं, ये एच स्टील के वायर की एक्सटेंशन है, स्टील का वायर नीचे आ गया, एक्सटेंशन एच है, स्टील के वायर की एक्सटेंशन एच है, स्टील के वायर की एक्सटेंशन एच है। और यही एच दर हकीकत क्या पैदा कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी, वेट ऑफ स्टील बॉल इनटू एच, ठीक है जनाब। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना सर, वो ये वाला पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन है। और वो क्या पोर्शन है, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल को मैं लिख रहा हूं रेड कलर का, जितना पोर्शन मैंने शेड किया हुआ है, इज दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टील बॉल। सर जब आपने स्टील की बॉल को हैंग किया तो उसका नीचे आना उसके अंदर इलास्टिक, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन जब स्टील की बॉल गिर गई होगी, तो स्टील की बॉल गिरने से जो ब्लॉक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर चला गया होगा एच, ठीक है ना, ये है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे वो ये कह रहे हैं
कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर चला गया, एच ऊपर चला गया, तो जो एच ऊपर गया है, मैं यहाँ पे अपना सेंटेंस करेक्ट कर रहा हूँ स्टील बल के बजाय, इट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऊपर जाना, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज रेड शेड। अब सवाल यह है कि जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है, जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है सर, वो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी दर हकीकत एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, और साफ नजर आ रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत ज्यादा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी केबल की इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बॉल गिरी। ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है? तो स्टूडेंट की स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? मैंने लिखा स्टूडेंट, मैं अभी लिखने जा रहा हूं, स्टूडेंट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्यों नॉट करेक्ट है तो जरा सुनिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल रेड शेड। ठीक है जनाब। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है सर? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है लॉस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो स्टूडेंट कह रहा है कि दोनों बराबर है। कह रहे स्टूडेंट स्टेट चेंज इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड, वो सारी की सारी चली गई इलेक्ट्रोमैग्नेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। क्या ये बात सही है? तो इसका आंसर है नो सर, ये दोनों बातें गलत है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत ज्यादा है, और ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है सर, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है जब मैंने स्टील की बॉल को इलेक्ट्रोमैग्नेट से लटकाया था, तो सर तार स्ट्रेच होकर नीचे आ गया था, उसमें जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी आई थी इट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज ग्रेटर, और सर जब स्टील की बॉल मैंने लटकाई तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट नीचे आया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नीचे आने में उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज की, क्योंकि वो नीचे आया, तो उसने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज की सर, वो एरिया ऑफ शेडेड रेड शेडेड ट्राइंगल है, एरिया ऑफ रेड शेडेड ट्राइंगल है, विच इज मच स्मॉलर देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इस वायर ने लूज की है, कब लूज की है? क्योंकि बॉल नीचे गिर गई है ना, जब बॉल नीचे गिर गई तो वो ऊपर वापस चला गया, जब वापस चला गया तो जाहिर सी बात उसने लूज कर दी। तो सर ऐसा नहीं हुआ, चले लूज और गेन को भी कहते हैं, ट्रांसफर हुई है सर, वो ट्रांसफर होकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं गई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं गई है, इसलिए स्टूडेंट की स्टेटमेंट गलत है। ठीक। अच्छा, मैंने बहुत लंबी करके बोली है, अब इसको जरा समराइज करके बोलूंगा और अनाबिया से कमेंट्री कराऊंगा, और अनाबिया के लिए मैंने बहुत मुश्किल सवाल डाल दिया है। अनाबिया बेटा जरा गौर से सुनिएगा, और मुझे पता है बहुत अच्छा बोलती है और इंशाल्लाह बोल लेंगी, तो जरा मैं समराइज करके मुख्तसर से करना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुना बेटा अनाबिया। सर जब स्टील बॉल को वायर के साथ हैंग किया तो ग्राफ सर बी से ए गया होगा, ठीक है, और वायर में जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी आई होगी वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगी, सर वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगी। जब स्टील की बॉल को इलेक्ट्रोमैग्नेट से हैंग किया तो स्टील की बॉल के वेट ने ग्राफ को बी से ए तक पहुंचाया, और उसके नीचे का जो उसके नीचे का जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है इट इज इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ऑफ केबल। सिर्फ इतनी सी बात अनाबिया बोल के बताइए, इसमें इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कौन सा वाला पोर्शन है अनाबिया? जब मैंने स्टील की बॉल को इलेक्ट्रो बी से ए, ये तो बी से ए फोर्स वाला पोर्शन है, नीचे आप ज्योमेट्रिकल शेप को पूरा डिफाइन कीजिए। हाँ, स्टील के बॉल से
स्टील के बॉल से, तो सर उसमें एक्सटेंशन होता है और ये चीज आ जाती है, ठीक है। अच्छा, जब ये हमने अटैच किया होगा तो अटैच करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट नीचे आ गया होगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट नीचे आया होगा स्टील के बॉल के साथ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नीचे आ रहा है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। जब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है तो उसने कितनी हाइट लूज की है, एच, वो एच नीचे आ गया। जब उसने एच लूज कर दी तो सिर्फ मुझे बता देना इस पूरे ग्राफ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वाला पोर्शन है अनाबिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वाला पोर्शन है। जी। अच्छा, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर, ट्रेपीजियम का एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया कम है। और जो एरिया कम है तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर जितनी स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, जितनी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी केबल ने, ठीक है जनाब, केबल में चेंज हुई है, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि सर उसकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, उसकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? तो उसके लिए मैंने अभी आपको 15 मिनट इसी सवाल पे लगा दिए। आई होप के बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया तो भैया वीडियो दोबारा रिवर्स करके चलाइएगा। हादिया बेटा जाने दो आगे, मतलब इतना ही समझाया जा सकता है, ऑल्दो के सवाल काफी अजीब से है। हाँ बेटा हादिया आगे चले, चलिए आगे चलिए। उसके बाद सबसे पहला सवाल है अपथरस्ट की डेफिनेशन। यार अहमद, तो मुझे अपथरस्ट की डेफिनेशन बता दो बेटा, एग्जाम में आती है। तो अपथरस्ट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? स्टोरी को छोड़ के, स्टोरी में क्या बोल रहा है इसको छोड़ो। व्हाट इज अपथरस्ट? अपथरस्ट होता क्या है? अच्छा चले ठीक है, मान लेते हैं। आप क्या कहते हैं अनाबिया, अगर अपथरस्ट एग्जाम में आता है तो अपथरस्ट की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? चले ठीक है। वैसे अपथरस्ट इज अ फोर्स which is produced due to the difference of pressure. Upthrust is a force which is produced due to the difference of pressure and it is equal to weight of object displaced by object. It is equal to, आप दोनों बच्चों ने सुनाया है सही है, पर आपने फॉर्मूला सुनाया है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है अपथ्रस्ट इज अ फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स है जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से पैदा होती है और इसकी वैल्यू बराबर होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, लेकिन आपने भी सुनाया सही है, हम आपको गलत नहीं बोल रहे बेटा, ठीक है। पर एज ए टीचर मैंने उसको और बेहतर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इस बात को हम सुनने की कोशिश, मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर ये भी हमें गौर करना पड़ेगा कि क्या इस सवाल को करने के लिए सर ऊपर वाली स्टोरी पढ़ना जरूरी है या स्टोरी पढ़े बगैर भी सवाल हो सकता है। तो गौर करते हैं। सर पहली बात तो सर कैलकुलेशन है 3 मार्क की, तो कैलकुलेशन में क्या बोल रहे हैं? सर व्हेन द बलून इज रिलीज्ड इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन इज 4.8। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये बलून है और ये बलून ऊपर जा रहा है, खुद कह रहे हैं जी अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो ये जा रहा है ऊपर। और सर अब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जब जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है, ठीक है जनाब, तो सर इस पे क्या क्या लग रहा है? सर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सही बात है। सर वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। सर ये ऊपर मूव कर रहा है तो पक्की बात है सर ऊपर क्या लगता है? सर ऊपर लगता है अपथ्रस्ट, ऊपर लगता है अपथ्रस्ट, ठीक है जनाब। और दूसरी बात कि सर अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो कहीं पर भी उन्होंने ड्रैग फोर्स की बात नहीं की ना। क्या लिखा हुआ है पढ़िए, साइंटिस्ट यूज वेदर बलून दिस और अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बलून, बलून इज रिलीज एक्सेलरेट अपवर्ड। ठीक है, देखिए ड्रैग फोर्स के लिए उन्होंने कोई वर्ड यूज नहीं किया, ड्रैग फोर्स के लिए उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी। ऑल्दो कि जब ऊपर जाएगा तो हवा अगर है तो जाहिर सी बात है हवा की वजह से ड्रैग फोर्स आती है, तो इनको कहीं भी एक सेंटेंस लिखना चाहिए था कि हम लोग ड्रैग फोर्स को इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना, इनको लिखना चाहिए था। खैर, अभी उन्होंने जो बात कही उसके अकॉर्डिंगली सर ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। सर जब एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेशन में नेट फोर्स बराबर होती है, ऊपर जा रहा है तो अपथ्रस्ट ग्रेटर और वेट उससे कम। ठीक, सर नेट फोर्स होती है एम ए, ठीक है ना, अब एम ए। और अपथ्रस्ट, सर अपथ्रस्ट होता है रॉ जी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेट, सर वेट तो कैलकुलेट करना है, शो दैट वेट, वेट कैलकुलेट करना है, वेट को मैंने लिख दिया डब्ल्यू। ठीक है ना, अब ये मैंने कैलकुलेट करना है। अब वेट को मैं बोलूंगा यार उधर ले जा,
वेट को बेटा मैं इधर लेकर आ गया, माइनस था इधर आके प्लस हो गया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है डेंसिटी। सर डेंसिटी ऑफ एयर 1.23, डेंसिटी ऑफ एयर 1.23, जी 9.8, ठीक है जनाब, जी 9.8। वॉल्यूम, सर वॉल्यूम ऑफ बलून 1.63। बेटा कोई बच्चा कैलकुलेटर चलाने में हेल्प करना। अच्छा जी, प्लस का एम ए वहां जाकर माइनस का एम ए, ठीक है ना, प्लस का एम ए वहां जाके माइनस का एम ए, और एम ए में मसला ये आ जाएगा कि हमारे पास एम तो है ही नहीं, एम ही तो कैलकुलेट करना है, एम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनेगा। तो फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा यूँ रोक रहा हूँ, रुक जाए। सर ये माइनस का वेट इधर आकर प्लस का वेट होगा, तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस एम जी। और फिर इसमें से बेटा मैंने एम को कॉमन ले लिया, एम को कॉमन ले लिया तो ये बेटा बन गया ए प्लस जी। और एम निकालूंगा तो उससे वेट निकाल सकूंगा। अब मेरे ख्याल में मेरे पास सारे नंबर पूरे। डेंसिटी, सर डेंसिटी ऑफ एयर 1.23, ग्रेविटी 9.8, वॉल्यूम 1.63, ये ए प्लस जी फैक्टर मल्टीप्लाई सर माना कि डिवाइड होगा ए एक्सेलरेशन 4.8, जी 9.8। ठीक है भाई, अब आप पूरा सॉल्व करके निकालोगे, पहले निकालोगे मास, मास आएगा 1.346 केजी। और सर जब मास आ जाएगा उसने पूछा है वेट, वेट होता है एम जी, तो एम को करूंगा जी से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा वेट, वेट का नंबर आ रहा है, अच्छा शो दैट 13 न्यूटन बोला हुआ है, वैसे कैलकुलेटर में आएगा 13.2 न्यूटन। जी अनाबिया, वैसे देखा जाए तो ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है। और बेटा मैं एक और बात बोलूं, अभी जो 3 बच्चे बैठे हुए हैं और बाकी जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग में देखेंगे, ये देखो एग्जाम में जब कभी आप पेपर सॉल्व करने बैठो ना, तो पेपर सॉल्व करने बैठने में आप खुद जरा ऊपर से चलो इस पेपर को देखते हुए, या चलो आज की क्लास में मैंने जितने सवाल कराए उन सवालों को देखो। आज की क्लास में क्वेश्चन 15 से शुरू करा, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं नहीं बोला कि नॉर्मल सवाल है, पता है क्यों? इसके अंदर देखिए पहला पार्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। एग्जाम में पता है क्या करो, जो चीज आसान लग रही हो ना पहले उसको करके मार्क पकड़ लो ताकि टेंशन ना हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद अब इस पार्ट में आए, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाला, दोनों बराबर नहीं आए। जब दोनों बराबर नहीं आए तो बच्चे को यहीं से घबराहट स्टार्ट हो गई कि यार ये बराबर क्यों नहीं आया। और ये वाला पोर्शन ईमानदारी की बात है दिमाग में फौरन नहीं आएगा। ठीक है, तो अकलमंदी ये है कि जब और फर्दर समझ में नहीं आ रहा ना, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन करेगी, क्योंकि तुम छोड़ दोगे ना तो आपस की बात है 5 में से कम 2 या 3 नंबर तुम्हें इसी में मिल चुके होंगे। ठीक है, फिर इसको भले से छोड़ दो, ये नहीं आएगा दिमाग में फौरन, मैं बता दूं जो मैंने जितने पोर्शन को अभी सर्कल किया है। उसके बाद नीचे आओ, जब आप नीचे आओगे ना तो फिर आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। ये वाली बात समझने के बाद आप वापस जाओ, अब आपको ये आराम से ये लिखना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चक्कर पता है क्या, कि इन्होंने ब्लॉक वाला जो मूवमेंट मिसिंग है, ठीक है ना, वो ब्लॉक वाला मूवमेंट की मिसिंग मिसिंग मूवमेंट, ठीक है ना, आपस की बात है दिमाग में फौरन नहीं आएगी। जब मैंने भी सवाल को खुद से किया था तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया इसको। फिर मैंने जब अगला पार्ट देखा और सॉल्व करा, मैंने बोला अच्छा ब्लॉक का भी मूवमेंट है। फिर मैं वापस गया हूं तो ये वाला मुझसे सवाल आराम से हो गया। हादिया मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताओ कि जो बात मैं बोल रहा हूं इंसान की तरह अगर हम सोचे ना, इंसानी दिमाग, हम कंप्यूटर नहीं है, हम कोई मशीन नहीं है, इंसान है, तो खुद बताए ना बच्चा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके दोनों को जब बराबर नहीं देखेगा तो यहां से टेंशन में आ जाएगा, और फिर अगर वो इसी सवाल को और सोचेगा तो आगे वाला पेपर खराब करेगा। तो मैं आपकी क्या काउंसलिंग कर रहा हूं कि बच्चे को चाहिए यहीं पे सवाल छोड़ दे और आगे चला जाए। अगले पार्ट में गए, अरे अच्छा ये तो हो रहा है, आप इसको करने के बाद पीछे आओगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। और आगे चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने एक बहुत लंबे मेथड से सवाल किया, लेकिन ये छोटे मेथड से भी हो सकता था, खैर मैंने आपको दोनों सिखा दिया। और नीचे आए, सर ये वाला सवाल ना, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ ये, मैं नहीं मानता कि किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है। इसको इस जैसा सवाल हो ना आप छोड़ दो, उस टाइम पे छोड़ दो। आखिर में देखो मैं एज अ टीचर हूं, मैंने तो कराया है पहले से, इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने सारा प्लान करके सोचा होगा मैं ये नंबर लिखूंगा और मैं यूं करा दूंगा। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में जाहिर सी बात है आप फर्स्ट टाइम जब देखोगे ना, आपस की बात है ये वाला सवाल दिमाग में नहीं आएगा, नहीं आएगा दिमाग में। तो ऐसे जैसे सवाल को उस टाइम पे छोड़ दो, इस पे लगे रहोगे तुम आगे के जो आसान सवाल है वो भी खराब करोगे, छोड़ दो इसको।
और करेंगे इसको मतलब आखिर में, ठीक। अब नीचे आओ, अब थ्रस्ट की डेफिनेशन आराम से हो जाएगी, ये वाला पार्ट करो आराम से हो जाएगा। आप नंबर गेन करते जा रहे हो, नंबर गेन कर रहे हो, ये वाला करना, ये भी आराम से हो जाएगा। तो सिखाना क्या चाह रहा हूं मैं, अपनी बात रिपीट करूंगा और अनाबिया मुझे समझाएंगी सर क्या बोल रहे हैं। अनाबिया गौर से सुनना, सर ये बोल रहे हैं कि सर एग्जाम में जिन क्वेश्चंस को हम देखें और हमसे आराम से हो जाए, हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमारा स्कोर टोटल बढ़ता चला जाए, ठीक है। और जो सवाल हमें मुश्किल लगे और जिसके अंदर हमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो खुदा ना खास्ता लड़कियों में ये वाली आदत होती है साइकोलॉजिकल, कि वो पूरा का पूरा दिमाग उसी सवाल पे लगा देंगी और जब तक वो पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगी। ये लड़कियां करती हैं। लड़के, हमें पता है लड़के ना इतने नंबरों के चक्कर में पढ़ते भी नहीं है। लड़के बोलते हैं यार बी ग्रेड भी आ जाए ना, इट्स ओके। लड़कियां पढ़ती हैं मुझे ए स्टार लाना है। उस चक्कर में जो सवाल, बहुत मुश्किल सवाल आ गया, उसके अंदर भी इंतहा कर देंगी कि पहले मैंने इसी को करना है। गलत करती है ना बेटा। क्या करें, उसको छोड़ के आसान सवाल करें, ताकि उनका स्कोर बढ़ता रहे। और अब पूरा पेपर नीचे तक पहुंच जाए और आसान सवाल सारे निपटा चुकी हो, तो फिर बोले भाई अब तो मजबूरी है, जो मुश्किल सवाल है वो तो करना ही है। और उसके ऊपर आप दिमाग लगाओगे तो इंशाल्लाह फिर बहुत सारे सवाल होते चले जाएंगे। लेकिन आपको ये टेंशन नहीं होगी, आपने अच्छे खासे स्कोर कर चुकी होंगी ऑलरेडी। अनाबिया बेटा, क्या स्ट्रेटेजी आपके टीचर सिखा रहे हैं आपको? हाँ। और जो नहीं हो रहा होगा उसको उसी के अंदर आधा घंटा इस पे लगा के अपने आप को टेंशन में लाना है, या उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए अनाबिया? जी, मैं ये आपकी ना थोड़ी सी साइकोलॉजिकल वो कर रहा हूँ, काउंसलिंग ना। हादिया बेटा बताइए, कोई क्वेश्चन पेपर में कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, खुदा ना खास्ता ये वाला सवाल आ गया है, और ये सवाल मैं बोल रहा हूँ एज अ टीचर, रिकॉर्डिंग करते हुए बोल रहा हूँ कि सवाल को पढ़ाने के लिए मैंने बहुत दिमाग लगा के प्लान करके आपको समझा दिया। एग्जाम में आपके लिए तो बिल्कुल नया सवाल होगा, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आप इसी में आधा घंटा लगा देंगी या बोलेंगी थोड़े साल आगे चले ताकि टोटल स्कोर मेरा बेहतर हो जाए? हादिया बेटा, मैं आपको फोर्स करके ये बात सिखाना चाह रहा हूँ। बोले बेटा हादिया। आगे चले जाना चाहिए, आसान सवाल करके स्कोर बढ़ाना चाहिए। स्कोर जब अच्छा खासा हो जाए, पेपर एंड हो जाए, ठीक है ना, टाइम बहुत सारा बचा हुआ होगा क्योंकि आप छोटे छोटे आसान सवाल करते चली जा रही होंगी, फिर आप मुश्किल सवालों के अंदर फिर आप बैठ के रिसर्च कर लें, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, लड़कियां ऐसा नहीं करती ना, हमें भी जिंदगी हो गई पढ़ाते हुए, तो लड़कियों को मैंने देखा है, जो सवाल नहीं हो रहा था उसी के अंदर ही रोना शुरू कर देंगी कि सर क्यों नहीं हो रहा, लेकिन लगी रहेंगी उसी में, भाई छोड़ दो आगे बढ़ो। लड़के ऐसा नहीं करते, यकीन करो, लड़के बड़े जबरदस्त होते हैं इन मामला में। लड़के बोलते छोड़ यार, बी ग्रेड आ गया, सी ग्रेड आ गया, जाने दो, आगे चलो आगे चलो। जी, नेक्स्ट पार्ट। और इंशाल्लाह आप लोग ए स्टार वाले बच्चे हो, मैं कोई बी सी ग्रेड लाने के लिए नहीं काउंसलिंग कर रहा, खुदा ना खास्ता, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि इस एग्जाम में घबराहट नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते थे ना, घबराना नहीं है, ये बड़ा हमारा पाकिस्तान का मशहूर सेंटेंस है, घबराना नहीं है। तो इसीलिए बोला घबराना नहीं है भाई, आसान सवाल पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद भैया जो मुश्किल सवाल है उसके बाद उस पर आओ, घबराहट नहीं आनी चाहिए आपके ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में आने। नेक्स्ट पार्ट क्या सर? नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपको ये वाली बात पता है कि हमारी जमीन के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है ना बेटा, उस एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो जमीन के करीब बहुत ज्यादा है। यानी हमारी जमीन है, तो जमीन के करीब वाली जो एयर होगी ना उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एयर के पार्टिकल बहुत करीब करीब होते हैं। पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी, और कम होने का मतलब पार्टिकल्स के दरमियान का गैप बढ़ता चला जाएगा। तो जितनी ज्यादा हाइट पे जाते हो वहां डेंसिटी लो डेंसिटी होती है, और जितनी ज्यादा जमीन के करीब आते हो वहां हाई डेंसिटी होती है। तो इसके अंदर भी यही हो रहा है, बलून जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए जरा क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो रही होती है जब हम जमीन से ऊपर जा रहे होते हैं। जमीन के करीब आओगे हाई डेंसिटी है, जमीन से दूर जाओगे देयर विल बी लो डेंसिटी, देयर विल बी लो डेंसिटी। और डेंसिटी को दिखा रहे हैं हाइट के साथ, देख लीजिए डेंसिटी का ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। अच्छा, दैट द साइंटिस्ट्स वांट टू मेक मेजरमेंट एट अ हाइट ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो 25 किलोमीटर की हाइट पर है। तो 25 किलोमीटर ये रहा, और 25 किलोमीटर की हाइट पर डेंसिटी ऑफ एयर की रीडिंग अभी हम आपसे पूछते हैं कि क्या रीडिंग होगी, पूछेंगे भी आपसे, बल्कि पढ़ ही ले यार हाथ, क्या रीडिंग होगी। हादी आपके ख्याल में क्या रीडिंग रीड की जाएगी ये वाली? ये है 0.2, ये है 0.1, और ये है 0। तो मेरे ख्याल में तो ये 0.1 और 0 के बिल्कुल सेंटर है। तो क्या इसको 0.005 ले लूं? हादिया मशवरा दीजिए मुझे। ठीक है जी। तो बेटा ये मैंने डेंसिटी पकड़ ली है कि 25 किलोमीटर की हाइट के ऊपर डेंसिटी ऑफ एयर इट इज 0.05, जो मुझे यकीन है कि आगे कहीं ना कहीं काम आएगा।
अच्छा, द बलून विल एक्सपेंड। अच्छा, जैसे जैसे बलून ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाते हुए खुद कह रहे हैं कि बलून ऊपर जाते हुए एक्सपेंड हो रहा होता है एज इट राइजेस। वजह, सर वजह यह है कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम